आज हम बात करेंगे रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के बारे में। अनुपात किन्हीं दो या दो से अधिक आंकड़ों के बीच में स्थापित किए जाने वाले संबंधों के प्रतीक होते हैं। सामान्य तौर पर अनुपात के आधार पर किसी भी व्यावसायिक फर्म के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्वचन करना बहुत ही उपयोगी होता है। वित्तीय विवरणों में कई निरपेक्ष संख्याएं भी होती हैं और विभिन्न मदों की इन संख्याओं के आधार पर निरपेक्ष रूप से उनमें कोई संबंध स्थापित करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि निरपेक्ष संख्याएं स्वयं मौन होती हैं और उनके आधार पर व्यवसाय के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई पारंपरिक संबंध स्थापित न किया जाए। ऐसा संबंध हम अनुपातों के आधार पर स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फर्म की बैलेंस शीट में पिछले वर्ष की बिक्री 10 लाख रुपए दी गई है और वर्तमान वर्ष की बिक्री 20 लाख रुपए दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म ने बिक्री में 100% वृद्धि की है। यह स्थितियां एक अनुकूल संकेत को बताती हैं कि अगर विगत वर्ष की बिक्री और शुद्ध लाभ की मात्रा बढ़ती हैं तो उसे हम अनुपातों के माध्यम से, और यदि घटती हैं तब भी हम उसे अनुपातों के माध्यम से ज़्यादा स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम अनुपातों की बात करें तो अनुपात 3 स्वरूप में पाए जा सकते हैं: प्रतिशत के रूप में, आवृत्ति के रूप में और अनुपात के रूप में। सामान्यतः चूँकि वित्तीय विवरणों और लेखा आंकड़ों से ही इनका संबंध होता है, अतः इन्हें वित्तीय अनुपात और लेखा अनुपात भी कहा जाता है। प्रतिशत की यदि हम बात करें तो प्रतिशत के रूप में दो आंकड़ों के बीच में जो भी संबंध होता है उसे 100 का गुणा करके व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बिक्री फर्म में बिक्री 20 लाख रुपए है और उस पर शुद्ध लाभ 2 लाख रुपए हैं, तो बिक्री पर शुद्ध लाभ का मार्जिन 10% माना जाएगा। उसका आकलन हम 10% के रूप में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवर्ती की, टर्नओवर के बारे में। इस रूप में दो आंकड़ों या संख्याओं के बीच के संबंध को एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देकर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी की कुल बिक्री 50 लाख रुपए की है और उसकी कुल संपत्ति 20 लाख रुपए की है, तो उसकी संपत्ति आवर्ती 2.5:1 हो जाएगी और इसे हम 50 लाख रुपए की बिक्री का स्तर प्राप्त करने के लिए व्यवसाय की संपत्ति का आवर्तन या पलटफेर, ऐसा हम कह सकते हैं कि 2.5 बार हुआ है, यानी 2.5 टाइम्स हुआ है। अनुपात के आधार पर भी हम इस संबंध को बता सकते हैं, जिसमें दो आंकड़ों के बीच का संख्यानुपात दो संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसके बीच का संबंध उसी से स्पष्ट होता है। यदि व्यवसाय का कुल ऋण, मान लीजिए किसी भी फर्म का कुल ऋण 20 लाख रुपए हैं और उसकी कुल स्वामी पूंजी 10 लाख रुपए हैं, तो ऋण पूंजी अनुपात 2:1 होगा और इसका मतलब यह होगा कि 1 रुपये की पूंजी के पीछे 2 रुपयों का ऋण लिया गया है। तो इस तरीके से हम प्रतिशत, आवर्ती और अनुपात के आधार पर विश्लेषण करते हैं। अब हम बात करते हैं अनुपातों के वर्गीकरण के बारे में। अनुपातों के वर्गीकरण में सबसे पहला हम वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण करते हैं, जिसे बैलेंस शीट या लाभ हानि लेखा के आधार पर जो भी अनुपात निकाले जाते हैं, इन दोनों विवरणों के आधार पर भी संयुक्त अनुपातों की गणना की जाती हैं। जैसे करंट रेशो,
यानी चालू अनुपात और त्वरित अनुपात, इस आधार पर हम वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपातों की गणना करते हैं। और दूसरा, अनुपातों के प्रयोजन अथवा उद्देश्य के आधार पर अनुपातों की गणना की जाती है, जिसमें शोधन क्षमता, लाभदायकता, तरलता आदि की जांच परख के लिए जो भी अनुपात निकाले जाते हैं उनकी गणना की जाती है। सामान्यतः प्रयोजन के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण ही ज़्यादातर उपयोगी और प्रचलित होता है। सामान्यतः बैंक और ऋणदाताओं जैसे ऋण पत्र धारक और बॉन्ड धारक का प्रमुख उद्देश्य फर्म की शोधन क्षमता और लाभदायकता की जांच परख करना होता है, और इसके लिए वे ऋण पूंजी अनुपात, चालू अनुपात और विनियोजित पूंजी पर जो भी रिटर्न्स मिलते हैं उन अनुपातों की गणना करते हैं। यदि हम अनुपातों की वर्गीकरण की बात करें तो प्रयोजन के आधार पर हम अनुपात को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूंजी ढांचे के अनुपात, दूसरा है सक्रियता अनुपात, तीसरा है तरलता अनुपात और चौथा है लाभदायकता अनुपात। आज हम बात करेंगे पूंजी ढांचे के अनुपात के बारे में, यानी प्रयोजन के आधार पर हम पूंजी ढांचे के अनुपात किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पूंजी ढांचे के अनुपात के अंतर्गत बैलेंस शीट के आधार पर इनकी गणना की जाती है, और बैलेंस शीट में दिए गए पूंजी ढांचे या वित्तीय ढांचे में दिए गए आंकड़ों के आधार पर इनकी गणना होती हैं। ये अनुपात एक ओर कंपनी की स्वामी पूंजी और दूसरी ओर ऋण पूंजी के बीच में संबंध को बताते हैं, और इसीलिए इन्हें ऋण पूंजी अनुपातों की संज्ञा भी दी जाती है। चूँकि ये अनुपात किसी भी कंपनी के द्वारा लिए गए ऋणों की सीमा को चिन्हित करते हैं, इसलिए इन्हें लिवरेज अनुपातों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस वर्ग के अनुपात सामान्यतः कंपनी की दीर्घकालीन वित्तीय स्थितियों को बताते हैं, और ऐसी जांच परख कंपनी से संबंधित सभी पक्षकारों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। ऋण पूंजी अनुपात की यदि हम बात करते हैं तो ऋण पूंजी अनुपात में कंपनी के अंशधारी ऋण पत्र या बॉन्ड धारक, ऋण प्रदाता, बैंक आदि प्रमुख रूप से होते हैं, और जो जोखिम पूंजी की मात्रा कंपनी के ऋण प्रदाताओं को उपलब्ध सुरक्षा कवच की सीमा को अभिव्यक्त करती हैं। इस वर्ग में आने वाले अलग अलग अनुपातों को हम उसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है ऋण पूंजी अनुपात, यानी पूंजीगत ढांचे के अनुपात में हम सबसे पहले बात करेंगे ऋण पूंजी अनुपात के बारे में, क्योंकि बैलेंस शीट यदि हम देखें कंपनी की लायबिलिटीज़ और एसेट्स के आधार पर, तो इसकी गणना की जाती है, क्योंकि कंपनी के जोखिम की सीमा को दर्शाने के लिए ऋण पूंजी अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक कंपनी ने एक इकाई पूंजी के लिए ऋण पूंजी अनुपात बहुत ही सरल शब्दों में क्या होगा कि कंपनी ने किसी एक इकाई पूंजी के लिए कितना ऋण या कितनी लायबिलिटीज़ एक कंपनी पर है। तो ऐसी स्थितियों में एक और कंपनी के स्वामियों और अंशधारियों की और दूसरी तरफ ये लेनदारों की तुलना की जाती है इस अनुपात के माध्यम से, और इस अनुपात को भी हम कुछ अलग अलग रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें ऋण पूंजी अनुपात, ऋण पूंजीकरण अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, स्थिर संपत्ति अनुपात, दीर्घकालीन ऋण अनुपात और दंती अनुपात, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो कंपनी की शोधन क्षमता की स्थिति कब स्थिति अच्छी मानी जाएगी? यदि कंपनी की कुल संपत्तियों का मूल्य दुगुना है, अर्थात यदि 1:1 है, यानी जितना भी पूंजी 1:1 का मतलब है कि जो भी पूंजी किसी भी कंपनी में लगी हुई है उसके लिए कितना ऋण लिया हुआ है। तो यदि 1:1 है, एक इकाई पूंजी के लिए एक इकाई ऋण लिया, तो यह सुरक्षा कवच उनके ऋण की मात्रा में कम अच्छा माना जाएगा और यह जोखिम का परिचायक
माना जाएगा। तो सामान्यतः पूंजी ढांचे अनुपात में हम कितना ऋण एक फर्म ने लिया है और कितना कैपिटल वो उसके पास है या कितना एसेट्स उसके पास है, उसके आधार पर हम उसे व्यक्त करते हैं। ऋण पूंजी अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जोखिम का आकलन करता है, और यदि यह 1:1 है तो ये इस बात का संकेत करता है कि लेनदारों का सुरक्षा कवच बराबर है, अर्थात प्रत्येक रुपए की लेनदारों के पीछे समान राशि की पूंजी उपलब्ध है। किंतु ऐसा केवल कंपनी के वाइंड अप करने या जब कंपनी क्लोज की जाती है उसी दशा में ये उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः 2:1 या इससे अधिक ऋण पूंजी अनुपात पर भी कई कारोबार सफल रूप से संचालित किए जा रहे हैं या सफल रूप से संचालित होते हैं। तो जो 1:1 का जो अनुपात है वो एक आदर्श स्थितियाँ हो सकता है, पर वास्तव में कोई कंपनी में यदि ऋण अधिक भी हैं, 2:1 भी हैं ऋण पूंजी की तुलना में, तो भी वो कंपनियां सफलतापूर्वक काम करती रहती हैं। इसके आगे हम बात करेंगे शोधन क्षमता के बारे में। तो यदि मान लीजिए शोधन क्षमता की स्थिति कोई ऋण की तुलना में क्या है, अर्थात टोटल एसेट्स और टोटल जो बोरोड लिया गया है, टोटल जो उधार लिया गया है, उसका अनुपात यदि 1:1 से कम है, अर्थात तो ऐसी स्थिति में जो लेनदार होंगे उनका सुरक्षा कवच उनकी ऋण की मात्रा में कम होगा और यह ज़्यादा जोखिम का परिचायक माना जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें स्वामित्व अनुपात के बारे में, तो यह अनुपात स्वामी हित अथवा स्वामी पूंजी और दूसरी ओर कुल संपत्ति की तुलना करके दोनों में संबंध को स्थापित करता है, और इस आधार पर दोनों ही चीज़ों में संबंध बताता है, यानी स्वामी पूंजी और कुल संपत्ति की तुलना की जाती है। स्थिर संपत्ति अनुपात के अंतर्गत फर्म की स्थिर संपत्तियों का सृजन फर्म की दीर्घकालीन पूंजी के आधार पर ही किया गया है, और यह अनुपात भी अगर 1:1 है तो इसका मतलब होगा कि पूंजी की दीर्घकालीन साधनों का उपयोग पूर्णतः स्थिर परिसंपत्तियों के सृजन में कर लिया गया है, और कंपनी की कार्यशील पूंजी जो है वो समस्त चल संपत्तियों का सृजन या पूर्णतः चल दायित्वों के आधार पर उसकी कार्यशील पूंजी को रखा गया है, और यह स्थिति बहुत ज़्यादा जोखिम का परिचायक मानी जाएगी। यानी ओनर्स के पास या फिर जो स्वामित्व है कंपनी के, उनके पास फिक्स एसेट और लंबी अवधि के जो ऋण हैं उनका अनुपात इसमें देखा जाता है। दीर्घकालीन ऋण या स्थिर संपत्ति अनुपात, यह अनुपात एक और दीर्घकालीन ऋण और दूसरी ओर स्थिर संपत्ति के बीच में संबंध को बताता है, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण सामान्यतः स्थिर संपत्तियों की जमानत पर ही मिलते हैं, इसलिए इस अनुपात को काफ़ी उपयोगी माना जाता है। और हम बात करेंगे गियर रेशो यानी दंती अनुपात कहते हैं उसको। इसमें एक ओर स्वामी पूंजी और दूसरी ओर ऐसी पूंजी जिस पर रिटर्न रेट पूर्व निर्धारित होती हैं के बीच में संबंध को बताता है। और स्थिर दर से यदि रिटर्न्स हैं तो ऐसी स्थिति में शेयर पूंजी और ऋण पूंजी पर यह दिए जाते हैं, और इसके आधार पर लाभांश और ऋण पूंजी पर निर्धारित इस दर से ब्याज देय होता है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न अनुपातों को देखने और समझने की कोशिश की यहाँ पर कि किस तरीके से यदि आनुपातिक रूप से तुलना करनी है तो हम विभिन्न अनुपातों जैसे ऋण पूंजी अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, स्थिर संपत्ति अनुपात और के आधार पर या दीर्घकालीन ऋण और स्थिर संपत्ति अनुपात के आधार पर विश्लेषण करते हैं। आगे की जो क्लास होगी आपकी नेक्स्ट, उसमें हम सक्रियता अनुपात, तरलता अनुपात और लाभदायकता अनुपात की बात करेंगे। थैंक यू।